हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रवि रांदड़। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्बिंग्स। इससे पहले हम हमारा टॉपिक शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को शेयर करें। 6 और 9 अगस्त को हर साल हम हमारे दुनिया के इतिहास के सबसे दर्दनाक हादसों के रूप में याद करते हैं। इसी दिन वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों के ऊपर एटम बम गिराकर दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति कर दी थी। इस साल हम इस दर्दनाक हादसे की 75वीं वर्षगांठ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस एटॉमिक बॉम्बिंग के अंदर हिरोशिमा के अंदर करीब 1,40,000 लोग और नागासाकी के अंदर करीब 74,000 लोग मारे गए थे। हालांकि ये नंबर्स एस्टिमेटेड ही है, बट ऐसा कहा जाता है बाद में रेडिएशन की वजह से इससे और भी काफ़ी लोग मारे गए थे। तो 6 अगस्त को 1945 में सुबह 8:15 पर जापानीज टाइम के हिसाब से अमेरिका के B-29 बॉम्बर प्लेन, जिसका नाम था इलोनोगे, उसने हिरोशिमा के ऊपर यूरेनियम एटॉमिक बॉम्ब को गिराया। इस बॉम्ब का नाम रखा गया था लिटिल बॉय। इसी तरीके से 9 अगस्त 1945 को B-29 बॉम्बर विमान की मदद से एक 10,000 पाउंड का प्लूटोनियम एटॉमिक बॉम्ब, जिसका नाम था फैटमैन, वो नागासाकी के ऊपर गिराया गया। अब एक आश्चर्य करने वाली बात यह है कि इनिशियली नागासाकी अमेरिका का कभी भी फर्स्ट टारगेट नहीं था। उनका फर्स्ट टारगेट था कोकुरा शहर जापान का, जहां पर जापान के मैक्सिमम आर्सेनल की कैपेसिटी वहां पर थी। बट जब ये B-29 विमान उड़ा तो उसने देखा कि ख़राब वेदर के कारण बहुत ही क्लाउडी वेदर हो गया था और इस वजह से वहाँ पर बॉम्ब गिराना नामुमकिन था। तो उन्होंने अपना जो सेकंड टारगेट था नागासाकी, वहाँ पर अपना बॉम्ब गिराया। इसी बॉम्बिंग के चलते 15 अगस्त 1945 को जापान के एम्परर हिरोहितो ने अनकंडीशनल वे के अंदर सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पर ख़त्म हो गया। जैसे कि आप इन फ़ोटोज़ में देख सकते हैं, ये कुछ फ़ोटोज़ है जब बॉम्बिंग हुई थी और बॉम्बिंग होने के बाद के जो वहाँ पर कंडीशन थी उसकी। तो जापान को बॉम्ब क्यों किया गया था? जैसे कि आप जानते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एक्सिस और अलाइड फोर्सेस के बीच में युद्ध चल रहा था। एक तरफ अलाइड पावर्स, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन जो आज का रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना थे। उन्हीं के अगेंस्ट में थे एक्सिस पावर्स, जर्मनी जिसको हिटलर लीड कर रहे थे, इटली जहाँ पर मुसोलिनी थे, और जापान। तो हुआ ऐसा था कि 7 मई 1945 को जर्मनी ने फ्रांस के सामने एक अनकंडीशनल वे में सरेंडर कर दिया था और टोक्यो, मतलब कि जापान के ऊपर यह प्रेशर बनाया जा रहा था कि वे भी अब सरेंडर कर दे। पर वहाँ के एम्परर को ये मंजूर नहीं था और वहाँ के लोगों ने इससे इनकार कर दिया। साथ ही में अमेरिकन्स के दिल में ये बिलीफ हो गया था कि जापान अब ये सरेंडर नहीं करेगा और जापान अपने आखिरी इंसान तक के लिए ये लड़ाई लड़ता रहेगा। साथ ही में जैसे कि अमेरिकन्स हमेशा कहते हैं, अमेरिकन्स लाइव्स मैटर द मोस्ट, उसी तरीके से अमेरिका ने एक इवैल्यूएशन किया तो उन्होंने पाया कि इसमें कम से कम 1 मिलियन सोल्जर्स, मतलब कि 10 लाख अमेरिकन सोल्जर्स को हम वो गंवा सकते हैं और ये बहुत ही एक कॉस्टली अफेयर होगा क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए बहुत पैसा भी लगेगा। द पर्ल हार्बर इंसिडेंट्स, ऐसा माना जाता है कि इसी इंसिडेंट के बाद में USA ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट बना। हुआ तो ऐसा था कि 7 दिसंबर 1941 को जापान के इंपीरियल जापानीज नेवी एयर सर्विसेज ने एक सरप्राइज वे में पर्ल हार्बर, जो कि एक अमेरिका का नेवल बेस था हवाई के अंदर, उसके ऊपर अटैक किया। इसके अंदर अमेरिका को जान माल का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके अंदर करीब 2,500 अमेरिकन सैनिक मारे गए और करीब 1,200 सैनिक घायल हुए। साथ ही में करीब 190 के करीब एयरक्राफ्ट्स और काफ़ी सारे सबमरीन्स USA ने गंवा दिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न था।
तो आइए जानते हैं कि जहां जापान के ऊपर अमेरिका ने इतना बड़ा बॉम्ब गिराया, जितनी नुकसान किया, उसके बाद में भी आज अमेरिका और जापान इतने अच्छे दोस्त कैसे हैं। तो शुरू में जब जापान ने यूएसए के सामने सरेंडर किया, तो उसके बाद करीब 7 सालों तक यूएसए जापान के सभी ऑपरेशंस को मैनेज करता रहा। उसके बाद में जापान का जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो उसके अंदर भी यूएस का एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस था, और इसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है यूएस जनरल डगलस मैकआर्थर को। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 में ऐसा कहा गया था कि जापान कभी भी अपने किसी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए अपने फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं करेगा, और किसी भी वे में अपना जो एक वॉर लड़ने का राइट है उसे छोड़ देगा। इस चीज़ को अमल में लाने के लिए उन्होंने कहा कि जापान कभी भी अपनी एयर, नेवी या आर्मी को मेंटेन नहीं कर सकता। बाद में फिर कोरियन वॉर हुआ, और इसके बाद में इसमें मॉडिफिकेशंस हुए, बट स्टिल आप इससे समझ सकते हैं कि यूएस का इसमें कितना बड़ा इन्फ्लुएंस था। इसके बाद में जब कम्युनिज्म स्प्रेड हो रहा था, तो अमेरिका और जापान ने साथ मिलकर ऐसा माना कि हमें साथ लड़ना चाहिए इसके खिलाफ। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। उसके बाद में यूएस और जापान ने एक सिक्योरिटी ट्रीटी साइन की, जिसका नाम था पीस ऑफ रिकन्सिलिएशन, सैन फ्रांसिस्को में 1951 में। इस ट्रीटी के तहत ये कहा गया था कि अमेरिका अपने मिलिट्री बेसेस जापान के अंदर रख सकता है, और साथ ही में अगर कभी भी जापान के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो यूएस उसके प्रोटेक्शन के लिए आएगा। तो ये बहुत ही बड़े रीजंस थे। आज अमेरिका और जापान एक बेस्ट फ्रेंड्स की तरह बिहेव करते हैं। सो न्यूक्लियर वेपन्स ये ज़रूरी है या नहीं? क्या जापान के ऊपर जो बॉम्ब गिराए गए थे वो ज़रूरी थे? जैसे कि बहुत लोगों का मानना ये है कि जापान वैसे भी बहुत ही वीक स्टेट में था, और वो आज न कल सरेंडर कर ही देता था, तो बॉम्ब गिराने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लोग ऐसा कहते हैं कि ये बॉम्ब इसलिए गिरा गया क्योंकि यूएस एक बदले की भावना से जल रहा था, क्योंकि पर्ल हार्बर के ऊपर जापानीज़ ने उनके ऊपर बहुत ही बड़ा आघात किया था। साथ ही में इस बॉम्बिंग के साथ में वो पूरे दुनिया को, और स्पेशली सोवियत यूनियन मतलब जो रशिया है, उसको एक संदेश देना चाहता था कि वो कितना कैपेबल है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। इसी के साथ में फिर बाद में कोल्ड वॉर शुरू हुआ इन दोनों देशों के बीच में। ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये एक ट्रीटी है जिसके तहत 1 जनवरी 1967 के पहले जिन कंट्रीज़ के पास में न्यूक्लियर वेपन्स थे, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, अमेरिका और रशिया, यही लोग इनको रख सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी लोग इसे रख नहीं सकते हैं। इंडिया ने ये ट्रीटी साइन नहीं की है, क्योंकि आज के तारीख में जहाँ पर इंडिया का थ्रेट परसेप्शन लेवल बहुत ही हाई है, जहाँ पर हम पाकिस्तान, चाइना से घिरे हुए हैं, और कभी भी ये लोग हम पर अटैक कर सकते हैं, तो न्यूक्लियर वेपन्स को मेंटेन करना ये ज़रूरी है। पर साथ ही में हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि इसे हम एक प्रिकॉशन बेसिस पर ही रखें, इसका यूज़ कभी भी ना हो। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। सो प्लीज़ आप लोग भी मेंशन करें कि आपके क्या ओपिनियंस है, न्यूक्लियर वेपन्स आज के टाइम में ज़रूरी है, नहीं है। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।